नमस्कार। बिहार की बात में आपका स्वागत है। मैं हूं पंकज कुमार। इस खास पेशकश में मैं आपके साथ चर्चा करूंगा कि आखिरकार आनंद मोहन और चिराग पासवान के बीच लड़ाई किस वजह से है। दरअसल आपको बता दें कि चिराग पासवान के खिलाफ आनंद मोहन और उनके सुपुत्र चेतन आनंद ने जोरदार बयानबाजी की और उसके बाद चिराग पासवान और उनकी पार्टी ने आनंद मोहन की बातों का करारा जवाब भी दिया। लेकिन सवाल यह उठता है कि आनंद मोहन जिस दीपा मांझी को लेकर के, जो कि जीतन राम मांझी की बहू हैं, उनको लेकर के बयान दे रहे थे, चिराग पासवान को घेरने का काम कर रहे थे, आखिरकार दीपा मांझी ने उसको लेकर के सवाल क्यों नहीं उठाया। और जब एलजेपीआर के स्थापना दिवस का दिन था तो उस दिन संतोष मांझी, जी हाँ, जो कि दीपा मांझी के पति हैं, जीतन राम मांझी के सुपुत्र और दीपा राम मांझी बहू, दोनों वहां पहुंचे थे। मतलब बहुत साफ है कि लड़ाई किसी और बात को लेकर के है और वो हम आपको बताने जा रहे हैं कि आखिरकार लड़ाई की वजह क्या है और वो वजह थमने का नाम क्यों नहीं लिया जा रहा है। कहा यह जा रहा है कि एक तरफ जेडीयू आनंद मोहन को उकसा रही है तो दूसरी तरफ बीजेपी चिराग पासवान को। लेकिन एक्सपर्ट्स ये मानते हैं कि ये लड़ाई अगर थमेगी नहीं तो निश्चित तौर पर एनडीए को अच्छा खासा नुकसान होगा। कल भी चिराग पासवान पटना एयरपोर्ट पर आनंद मोहन के खिलाफ बोल गए और एक सवाल उन्होंने जोरदार तरीके से पूछा, क्योंकि चेतन आनंद ने कहा था कि वो जिंदा कौम से हैं, तो चिराग पासवान ने यह पूछा कि जिंदा कौम कौन है और मुर्दा कौन, ये चेतन आनंद को बताना चाहिए। तो लड़ाई थमने का नाम नहीं ले रहा। आखिरकार ये लड़ाई रुकेगी कहां, वजह क्या है, अंदर खाने क्या कुछ चल रहा है, वो हम आपको बताने जा रहे हैं। क्योंकि हमारे साथ जुड़ रहे हैं कुछ मेहमान जिनसे आपका परिचय करा दें। जो मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं वो हैं विनय कुमार जी, वरिष्ठ पत्रकार, आलोक वत्स जी, राजनीतिक विश्लेषक, रवि रंजन जी, वरिष्ठ पत्रकार, और डॉक्टर संजय कुमार, राजनीतिक विश्लेषक। आप तमाम मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। डॉक्टर संजय, मैं सीधा आपके पास आ रहा हूं। दरअसल कहा जा रहा है कि जो ये तिरहुत स्नातक वाली जो एमएलसी का चुनाव होने जा रहा है, उसमें चिराग पासवान ने अपने एक उम्मीदवार को निर्दलीय के तौर पर उतार दिया। वो राजपूत बिरादरी से है और तिरहुत एमएलसी का जो चुनाव हो रहा है उसके अंडर में शिवहर भी आता है, मुजफ्फरपुर भी आता है, वैशाली भी आता है। तो सवाल ये उठता है कि यहां पर आनंद मोहन के प्रतिष्ठा का सवाल बन गया है कि वो राजपूत का वोट कितना ट्रांसफर करा पाएंगे, जबकि जो निर्दलीय उम्मीदवार उतरे हैं वो जाति से राजपूत समाज से हैं, लेकिन कहा जा रहा है कि वो पूर्व उपाध्यक्ष है एलजेपीआर के और चिराग पासवान उनकी मदद कर रहा है। चिराग पासवान ने ही उनको उतारा है। और जहां तक जेडीयू का सवाल है तो अभिषेक झा को वोट दिलाने का जिम्मा आनंद मोहन के पास है। ऐसे में आनंद मोहन और चिराग पासवान के बीच में ठन गई है। क्या यही वजह है जिसलिए वो दोनों एक दूसरे के आमने सामने आ गए हैं? नहीं है, वजह तो कई और हैं और हम लोग पहले भी बात कर चुके हैं कि किस तरह से शिवहर ये नहीं गए थे। इस बात की पीड़ा और इस बात की तकलीफ थी 3-3 बार प्रोग्राम देने के बाद, और बहाना ढूंढा गया और इमामगंज चुनाव के बहाने इन पर अटैक भी किया गया। लेकिन वो जो उम्मीदवार हैं, ठीक है, वो चिराग पासवान का उनको समर्थन प्राप्त है नहीं प्राप्त है ये तो चिराग पासवान बताएंगे। लेकिन हाँ, ये बात है कि उनके पिताजी भी लोजपा के बड़े मजबूत व्यक्ति थे और आपने सुना होगा वो घटनाक्रम जिसमें वो राघोपुर के इलाके के बड़े दबंग थे, बाद में उनकी हत्या हो गई थी, उन्हीं के वो पुत्र हैं। तो चिराग रामविलास पासवान जी के प्रति भी बड़े लॉयल थे वो। चिराग पासवान अब कितना उनकी मदद कर पाएंगे, कितना उनको वोट दिला पाएंगे, ये तो एक सवाल है। लेकिन आनंद मोहन एक परसेप्शन बनाने की कोशिश जरूर करते हैं कि पूरे बिहार में राजपूतों के नेता हम। 95 का जो कालखंड रहा है वो विनय जी पूरी कहानी आपको समझाएंगे। लगता था कि बिहार पीपुल्स पार्टी ही पूरे बिहार में
सरकार बना लेगी। और जब परिणाम आया तो क्या आया सबको पता है। तो आनंद मोहन एक दावेदारी जरूर करते हैं कि राजपूत समाज को जो हम कहेंगे हमारे ही इशारे पर वोट करेंगे। स्वाभाविक है, एनडीए गठबंधन में है तो उनको टास्क दिया गया होगा कि राजपूत मतदाताओं का वोट छिटके नहीं। जब से विनायक गौतम आए हैं, डॉक्टर विनायक गौतम, वो डॉक्टर विनायक गौतम के बाद स्थिति थोड़ी बदल गई है और एक ब्राह्मण उम्मीदवार भी बड़े मजबूत हैं। देवेश चंद्र जो हैं वो जरूर कह रहे हैं कि किसी भी कीमत पर ये सीट हम जीतेंगे। कभी कभी ऐसा नहीं होता है कि सत्ता का समीकरण के इतर भी लोग वोटिंग कर देते हैं, उसमें कोई ठेकेदारी वाली बात नहीं है कि यही चाहेंगे तो होगा, वही चाहेंगे तो नहीं होगा। टास्क दिया गया होगा आनंद मोहन जी को कि जरा तिरहुत स्नातक आप देखिए, और ये बोले होंगे कि राजपूत समाज की जिम्मेवारी हम लेते हैं। लेकिन उनके पिता जिनके तरफ आप राकेश रोशन के बारे में बोल रहे हैं, वो उस कद्दावर नेता रहे हैं, मजबूत रहे हैं। उनका अब कितना प्रभाव है, कैसे वो लोगों को, अपने जाति के मतदाताओं को, और आपने तो देखा है बिहार के चुनाव में कि फिर जो फतवा जारी होता है उसका महत्व नहीं रह जाता है, जातीय गोलबंदी पर चीजें सिमट जाती है। और ये तो अभी आपको रामगढ़ में देखने को मिला। लालू यादव के चाहने के बाद भी उस समाज के लोगों ने बसपा को इसलिए वोट किया है कि बसपा के उम्मीदवार उनकी जाति के थे। तो आनंद मोहन जी अटैक करे, चिराग पासवान जी को प्रत्यक्ष समर्थन तो नहीं ही कर रहे होंगे। अगर अप्रत्यक्ष समर्थन कर रहे होंगे तो सीधे सीधे उनको बताना चाहिए था कि इमामगंज क्यों, खुद पर भी सवाल उठा देना चाहिए। पर देखिए, ये सारी बात ठीक है, लेकिन बात तो यहीं आकर के रुक जाती है ना कि अभिषेक झा जो कि ब्राह्मण समाज से आते हैं, देवेश चंद्र ठाकुर की जगह पर एमएलसी बनना चाह रहे हैं, और तिरहुत विधान परिषद का जो क्षेत्र है उसमें सीतामढ़ी, वैशाली, मुजफ्फरपुर और शिवहर, ये 4 जिले आते हैं। सवाल ये उठता है कि आनंद मोहन ये कोशिश में लगे होंगे कि अपनी जाति का वोट वो ट्रांसफर कराएं और इसका श्रेय लें कि उन्होंने अभिषेक झा को जितवाया। पर उनको साफ दिखाई पड़ रहा है कि राकेश रोशन जो कि एलजेपी आर के पूर्व उपाध्यक्ष हैं, वैसे उतरे वो निर्दलीय हैं, पर आनंद मोहन को यह दिखाई पड़ रहा है कि बैकिंग जो है वो चिराग पासवान का है, और चिराग पासवान यहां पर अभिषेक झा को हरवा भी दिए तो निश्चित तौर पर मैसेज ये जाएगा कि आनंद मोहन कुछ करा नहीं पाए। विनय जी, क्या आपको लगता है कि यही वजह है आनंद मोहन बहुत नाराज हैं? यही वजह है उनके सुपुत्र चेतन आनंद बहुत नाराज हैं? क्योंकि आप देखिए, स्थापना दिवस के दिन दीपा मांझी होती हैं, संतोष सुमन होते हैं, इन लोगों ने कोई बयान भी नहीं दिया है। और खुद चिराग पासवान कह रहे हैं कि स्थापना दिवस के दिन कौन कौन लोग आए थे, जेडीयू के कितने लोग आए थे, हम के कितने आए थे, बीजेपी के कौन कौन आए थे, ये देख करके पता लग सकता है कि हम एनडीए में हैं या नहीं हैं। पर सवाल यह है कि आनंद मोहन बनाम चिराग पासवान, वजह क्या आप तिरहुत विधान परिषद क्षेत्र देख रहे हैं? देखिए, निश्चित रूप से तिरहुत का जो चुनाव है, तिरहुत विधान परिषद का उपचुनाव, ये बड़ा महत्वपूर्ण है और देवेश चंद्र ठाकुर ने जिताने की गारंटी ली है। ऐसे में चूंकि जदयू के लवली आनंद वहां से सांसद है शिवहर से, और ये जो क्षेत्र है तिरहुत स्नातक का, तो इसमें जो जिला है मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी, शिवहर और वैशाली, ये 4 जिले के मतदाता इसमें भाग लेते हैं। इन क्षेत्रों में राजपूत मतदाताओं की अच्छी पकड़ है। आनंद मोहन की पहचान रही है राजपूत के बड़े लीडर के रूप, अपनी वो पहचान बनाए रखना चाहते हैं। अगर किसी न किसी वजह से अगर जदयू का उम्मीदवार हारता है तो ये ठीकरा आनंद मोहन पर भी फोड़ा जाएगा कि भाई वो अपने जाति का वोट नहीं दिला पाए। तो मुझे लगता है अपनी लोकप्रियता और अपनी अहमियत बनाने के लिए वो इस तरह की बात कर रहे हैं। लेकिन जो एनडीए के तमाम नेता हैं वो इन चीजों को जानते हैं कि इस तरह की बयानबाजी से आगे आने वाला जो चुनाव है, अगले वर्ष जो चुनाव बिहार में होने वाला है विधानसभा का, जो सबसे महत्वपूर्ण चुनाव है, उसमें नुकसान होगा। आज एनडीए के तमाम नेता एकजुट होकर अगर लड़ाई लड़ेंगे,
क्योंकि बिहार की जो अगली लड़ाई है वो बहुत कठिन लड़ाई है। उस लड़ाई को जीतना सबसे बड़ी प्राथमिकता होगी एनडीए गठबंधन की। और उस गठबंधन में एक चमकदार चेहरा आज की तारीख में चिराग पासवान है। इसको तमाम दलों की, जो एनडीए घटक दल के तमाम नेता है, इस चीज को समझते हैं। तो इसलिए आप देखिएगा कि आनंद मोहन की बातों को समर्थन उस प्रकार नहीं मिला। इवन कई लोग तो नसीहत भी दे दिए। इस तरह की बातें, जदयू के ही एक नेता का बयान हम देख रहे थे, पूर्व मंत्री थे आरा तरफ से, तो उनका बयान था कि इस तरह बचना चाहिए, इस तरह की बात नहीं होनी चाहिए। और चिराग पासवान ने भी कहा कि भाई चेतन आनंद एनडीए को मजबूत करना चाहते हैं या क्या करना उनको बताना चाहिए। और जिंदा कौम है तो कौन मुर्दा कौम है भाई? हर आदमी, सब कौम जिंदा है। देखिए, कहा यह जा रहा है, दरअसल और कहा यह जा रहा है, खास करके पंकज जी, जिस बिरादरी से आनंद ये चिराग पासवान आते हैं, पासवान बिरादरी के भरोसे तो अंग्रेज 200 साल तक राज किया। अंग्रेज के जमाने में जितने चौकीदार थे वो सब पासवान जाति के होते थे। और उनके बारे में तो ये प्रचलित था कि अंधेरिया में भी उनको भूत वगैरह भी नहीं पकड़ता था पासवान। तो पासवान जाति के लोग इतने शक्तिशाली और मजबूत माने जाते रहे। बिल्कुल। पर देखिए, एक बात और है, और कहा जा रहा है कि गुस्सा इसको लेकर के भी है, और वो है शिवहर का चुनाव। और दरअसल उसके पीछे कहा जा रहा है कि 3-3 बार हेलीपैड बना। चिराग पासवान इसलिए नहीं गए क्योंकि चिराग पासवान को यह लग रहा था कि डीएम कृष्णैया की जो मौत हुई थी और उनमें आनंद मोहन का नाम आया था, सजा भी हुई थी। सवाल यह है कि चिराग पासवान अपने वोट बैंक को बिगाड़ना नहीं चाहते थे। वो दलितों में ऐसा मैसेज देना नहीं चाहते थे कि आनंद मोहन वहां गए और उन्होंने माफ करिएगा, चिराग पासवान वहां गए और उन्होंने लवली आनंद को जितवाया। अपने वोट बैंक को कंसोलिडेट करने के लिए, उनके बीच नेगेटिव मैसेज नहीं देने के लिए चिराग पासवान शिवहर नहीं गए। जहां तक सवाल है इमामगंज का, इमामगंज को लेकर के कहा जा रहा है कि जितेंद्र पासवान जन स्वराज पार्टी के उम्मीदवार थे। जन स्वराज पार्टी के उम्मीदवार जितेंद्र पासवान थे। यह भी सच बात है कि पशुपतिनाथ पारस को लेकर के जीतन राम मांझी ने एक बार कह दिया कि एलजेपी के दरअसल बारिश जो हैं वो पशुपतिनाथ पारस ही। तो इसके बाद भी दोनों के बीच काफी बयानबाजी भी हुई थी, नाराजगी भी देखी गई थी। लेकिन कहा यह जा रहा है कि चिराग पासवान जान रहे थे एनडीए वहां जीत रही है, उनकी जरूरत नहीं है, अपने वोट बैंक को इंटैक्ट रखना चाहते थे। शिवहर उस वजह से नहीं गए, इमामगंज इस वजह से नहीं गए। रवि रंजन जी, आपको क्या लगता है? देखिए, आप इमामगंज में चिराग पासवान जितेंद्र पासवान को फायदा पहुंचाने के लिए नहीं गए, ऐसा कहा नहीं जा सकता। लेकिन वोट बैंक मैंने किसी पासवान प्रत्याशी के खिलाफ वो जाकर वोट मांगे, उन्होंने ये समझा होगा कि ये उनके मैंने वो दलित नेता के तौर पर जो उभर रहे हैं, तो उसको झटका लग सकता है, ये एक कारण हो सकता है। लेकिन अभी आप देखें कि तिरहुत में राकेश रोशन राजपूत जाति से हैं, तो आनंद मोहन किसी राजपूत प्रत्याशी को हराने के लिए राजपूतों से कहेंगे कि एक राजपूत को हराना है, इसलिए आप लोग अभिषेक झा को, यह आनंद मोहन के लिए भी ठीक नहीं होगा। और आनंद मोहन तो ठीक से राजपूतों के नेता भी नहीं बन पाए। वो तो जब बिहार पीपुल्स पार्टी जब थी, जो उस जमाने में जब ये इन्होंने पार्टी बनाई थी और बहुत कह रहे थे कि हम राजपूतों के नेता तो नहीं बन पाए। अब अभी किस पार्टी में राजपूत का कौन नेता है? आरजेडी में जगदानंद सिंह राजपूतों के नेता हैं, और ये गोपाल नारायण सिंह भी भाजपा में थे, तो वो भी कहते थे हम राजपूतों के नेता हैं। लेकिन आनंद मोहन को क्या शिवहर में फिर चुनाव नहीं लड़ना है? क्या आनंद मोहन राजपूतों के वोट से ही चुनाव जीत जाएंगे? आनंद मोहन माने राजपूतों का वोट 3.28 यही है, और पासवानों का वोट 5% से ज्यादा, 5.5 कह सकते हैं, ये है। तो अगर एनडीए में सबको मिलकर लड़ना है, तो आनंद मोहन ये बातें जो कर रहे हैं, ये आखिरकार उनको क्षति पहुंचाएगी। तो राजपूत मतदाता राजपूत को वोट न करें। उपचुनाव के बाद से ही ये मामला बदल चुका है। लोकसभा चुनाव में भी जिस समय आरा में
कुशवाहा मतदाताओं ने राजपूत को वोट नहीं किया तो उसका रिएक्शन हुआ काराकाट में। लेकिन इस बार उपचुनाव में दिख गया कि कुशवाहा मतदाता अभी इंटैक्ट है और वो एनडीए को वोट कर रहा है। अब ये राजपूत के लिए कहेंगे कि राजपूत किसी राजपूत को वोट नहीं दे, ये संभव नहीं है। आनंद मोहन इसमें फेल होंगे। चेतन आनंद को असल में इनको तो खुद चुनाव लड़ना नहीं है, इनकी लड़ाई तो अब जो है केवल अपनी पत्नी के लिए और अपने बेटे के लिए है। तो चेतन आनंद को अगर आगे बढ़ना है सीतामढ़ी से या शिवहर से या कहीं से अगर उनको चुनाव लड़ना है तो क्या राजपूत ही केवल उनको वोट करेंगे, उसी से वो जीत जाएंगे? नहीं, वो बात सब ठीक है, लेकिन जिसके कंधे पर इन्होंने बंदूक रख के चला आलोक वत्स जी, वो तो यही था ना कि इमामगंज से दीपा मांझी लड़ रही थी, वो भी दलित हैं, और आप एक दलित के प्रचार में क्यों नहीं गए? और पासवान का इतना वोट जितेंद्र पासवान को कैसे मिल गया? इसका मतलब क्या आपका पासवान वोटों पर पकड़ नहीं है? ये सीधी बात चेतन आनंद और आनंद मोहन सिंह ने कहा। अब गंभीर सवाल ये उठता है, बहुत विशेषज्ञ ये कह रहे हैं कि चिराग पासवान इसलिए नहीं गए इमामगंज कि इमामगंज जाते तो पासवान नाराज होते और उसका असर बाकी के 3 सीटों पर पड़ सकता था, इसलिए भी चिराग पासवान नहीं गए। तो जिस भी वजह से नहीं गए, जीतन राम मांझी के तरफ से तो कोई बयान नहीं है, दीपा मांझी ने कुछ नहीं कहा, संतोष मांझी ने कुछ नहीं कहा, तो आखिरकार ये आनंद मोहन फिर उनके सुपुत्र इतना आग बबूला क्यों हो रहा है? वजह क्या है? आलोक वत्स जी। पंकज जी, जो तिरहुत का एमएलसी का चुनाव है, अभी के स्थिति में वहां ये क्लियर नहीं है कि लीड में कौन है। अभिषेक झा एनडीए के प्रत्याशी होने के बावजूद जिस तरीके से उनकी मीटिंग्स में लोगों का कम आना जाना हो रहा है, उससे दर्शाता है कि अभी उनकी स्थिति बहुत माकूल नहीं है। और जहां तक आप बात कर रहे हैं आनंद मोहन की, एक दशक था जब आनंद मोहन हीरो थे उस इलाके के, और राजपूतों के नौजवान पागल थे इनके पीछे, लेकिन अब वो स्थिति नहीं है इनकी। और इनकी पत्नी लवली आनंद वहां से जीती हैं, उसमें राजपूतों का उतना बड़ा योगदान नहीं है जितना बड़ा योगदान नरेंद्र मोदी फैक्टर है। वही चीज अप्लाई करती है देवेश पर भी। तो इन दोनों की जीत का श्रेय अगर आपको किसी को देना है तो नरेंद्र मोदी फैक्टर को देना है, नहीं तो जातिगत मामले पे जो स्थिति है वहां की, इन दोनों को हार जाना चाहिए। इमामगंज में वो नहीं गए सिर्फ अपने वोट बैंक को इंटैक्ट रखने के लिए। और ये जान लीजिएगा, राजीव रोशन को, राकेश रोशन को बहुत अच्छा वोट मिलने जा रहा है तिरहुत के चुनाव में। अभी हुआ पो की स्थिति है, लेकिन अंतोगतवाल जातिगत 2 जात के बारे में तो मैं जानता हूं, उसमें एक राजपूत समाज जो सिर्फ अपने जात को जानता है और उसको कोई लेना देना नहीं है। कहीं भी आप वोटिंग पैटर्न पर देख लीजिए, कहीं कभी कुछ कर दिया हो अपवाद स्वरूप तो मैं नहीं कह सकता हूं, बट अदरवाइज दे रैली बिहाइंड देयर कास्ट। और यही हाल पासवान समाज का भी है। तो वहां पर जितेंद्र पासवान को अच्छा खासा वोट मिलेगा, जीते या ना जीते वो अलग बात है। की लड़ाई लड़ रहे हैं। अब अगर वहां से वो हार जाते हैं अभिषेक, तो ठीकरा उठेगा इनके ऊपर। हालांकि देवेश चंद्र ठाकुर ने प्रतिष्ठा का पर ये देखिए विनय जी, माफ करिएगा, मैं डॉक्टर संजय कुमार के पास जाना चाहूंगा। यहाँ तो जिस तरीके का तिरहुत विधान परिषद में दिखाई पड़ रहा है, उसमें तो लग रहा है कि आरजेडी से एक वैश्य समाज से खड़े हैं, जन सुराज पार्टी से भूमिहार समाज से खड़े हैं, निर्दलीय से राजपूत समाज से खड़े हैं, और आरजेडी से और जेडीयू से ब्राह्मण खड़े हैं अभिषेक झा। कुल मिलाकर के देखा जाए तो अगर जातिगत आधार पर चुनाव होगा तो इसमें बड़ा नुकसान तो एनडीए को होगा।
क्या आपको यह दिखाई नहीं पड़ता है डॉक्टर संजय? क्या आप इस बात से सहमत हैं? क्योंकि भूमियार भी एनडीए का वोटर है, राजपूत भी एनडीए का वोटर है और ब्राह्मण तो एनडीए का वोटर है ही। तो जेडीयू के तरफ से अभिषेक झा उतर रहे हैं, मैदान में उतरे हैं, लेकिन जिस तरीके से गौतम जो कि जन स्वराज पार्टी से हैं, राकेश रोशन निर्दलीय हैं और वैश्य समाज से आरजेडी ने उतार दिया है, तो ये तो बड़ा वोट बैंक जेडीयू का वोट बैंक होना चाहिए। क्या इससे आपको नुकसान होता दिखाई पड़ रहा है? और अगर अभिषेक झा वहां से जीत नहीं पाते हैं तो आपको नहीं लगता कि आनंद मोहन पर यह सवाल उठेगा कि वो राजपूतों का वोट दिला नहीं पाए, क्योंकि उनकी संख्या वहां पर बहुत ज्यादा है? और यह सवाल उठेगा तो यह भी सवाल उठेगा कि क्या आनंद मोहन राजपूत के नेता हैं क्या? कम से कम जो ये तिरहुत विधान परिषद का जो क्षेत्र है उसमें आनंद मोहन की पकड़ अब रही क्या? ये सवाल तो उठेगा। देखिए, एक अभी बाहरी भीतरी का भी मामला आ रहा है। ये जो अभिषेक झा हैं ये मोतिहारी के रहने वाले हैं और ये उपेंद्र कुशवाहा जी की पार्टी में थे, बाद में वो इस्तीफा करके जेडीयू ज्वाइन किए। अभी तो कितने दिन पहले वो राजनीति में आए ही हैं। लेकिन चूंकि देवेश चंद्र ठाकुर वहां के नेता हैं, मुख्यमंत्री जी को उन पर भरोसा है, इसलिए देवेश चंद्र ठाकुर को संसद भेजा गया, सांसद के सदस्य बन गए संसद के। और देवेश चंद्र ठाकुर को लगा कि एक ब्राह्मण को रिप्लेस करने के लिए एक ब्राह्मण को यहाँ पर कर दिया जाए, तो अभिषेक झा की लॉन्चिंग करा दी गई। अभिषेक झा को मुझे नहीं लगता है कि बाई नेम कोई तिरहुत स्नातक में जानता भी होगा। वो पटना में वो टेलीविजन पर वो प्रवक्ता के अलावा तो मुझे नहीं पता है कि इस क्षेत्र में भी कोई सक्रियता कभी रही होगी। तो खैर, वो तो जेडीयू को उम्मीदवार हैं और देवेश चंद्र ठाकुर की प्रतिष्ठा है, आनंद मोहन की प्रतिष्ठा नहीं है। आनंद मोहन अगर उसमें कूद रहे हैं तो अब कूदने का अधिकार लोकतंत्र में किसी को है, कूदें। और ये जिस राकेश रोशन की बात हो रही है, बृजनाथी सिंह के वो लड़के हैं। वो हत्याकांड सबको याद होगा, AK-47 से जो हुआ था, वो मुखिया थे, उन्हीं के वो लड़के हैं, बृजनाथी सिंह के। और उस समय वो रामविलास पासवान के समझिए कि राइट हैंड थे, जिस समय रामविलास पासवान के साथ कम लोग थे जो उस दबंगता के साथ उस इलाके में रहते थे। तो राकेश रोशन कह रहे हैं कि भाई हम तो आपके बीच के हैं, और अगर आपके बीच के हैं तो आप तय कर लीजिए, अगर हमको नहीं वोट देना है तो ठीक है, हम किनारे हो जाएंगे, लेकिन हम तो लड़ेंगे मरेंगे आपके लिए। अब रह गई बात कि क्या जो राजपूत समाज वैशाली का है, जो समाज शिवहर का है, वो आनंद मोहन के कहने पर अभिषेक झा को वोट करेंगे या अपने जाति के उम्मीदवार, जिसकी तरफ रवि रंजन जी ने इशारा किया कि वो बड़ा वो कास्ट कुशवाहा की तरह बड़ा वो कैलकुलेटिव होता है, जहां जात का उम्मीदवार होता है। अब आनंद मोहन हवा बनाने के लिए बोलने की स्वतंत्रता है, और चिराग पासवान उनसे डरने उड़ने नहीं जा रहे हैं। गए थे जिस दिन स्थापना दिवस हुआ था ना, नीतीश कुमार पहुंच गए थे वहां स्थापना दिवस के दिन। अब पैर छू के इन्होंने प्रणाम कर लिया। नीतीश कुमार ने मैसेज दे दिया कि वो चिराग पासवान अभी उनकी जरूरत है कि आनंद मोहन जरूरत है, वो सब क्लियर है। चिराग ने जितना बोल दिया था कि आनंद मोहन किसकी कृपा से जेल से बाहर हैं और क्या उनका हिस्ट्री रहा है और किस चीज में जेल गए थे, इसके बाद भी स्थापना दिवस में नीतीश कुमार जा करके जो मैसेज देना था वो मैसेज दे दिया। तो ये लड़ने भिड़ने के लिए हर कोई स्वतंत्र है। डॉक्टर विनायक गौतम, अब उनका परिवार का क्या हिस्ट्री रहा है, आलोक वत्स जी हम लोगों के साथ बैठे हुए हैं, ये तो सीतामढ़ी के पता होगा कि मुजफ्फरपुर में उस परिवार का क्या रहा है विरासत, और वो उनका एक लोगों के साथ संबंध कैसा रहा है, तो एक वहां तो है। तो अगर वो उम्मीदवार हैं, अभिषेक झा जेडीयू को उम्मीदवार इसलिए बना दिए गए कि देवेश चंद्र ठाकुर को एक ब्राह्मण चाहिए था, तो एक उन्होंने खोज करके वहां रख दिया कि चलिए अभिषेक झा उम्मीदवार होगा। अब जेडीयू एनडीए सब लोग मिलकर उनको जिता दें, जिताना भी चाहिए, वो अलग बात है। लेकिन जो स्नातक का जो चुनाव होता है वो उस तरह से नहीं होता है जैसे विधानसभा और चीजें होती है। वहां वोटर भी डिसाइड करता है कि हमको क्या करना है, फर्स्ट प्रेफरेंस, सेकंड प्रेफरेंस, थर्ड प्रेफरेंस। हाँ ठीक है, सरकार की मदद तो मिलती ही है। जिस दिन अभिषेक झा का नॉमिनेशन था उसी दिन सारे जो जेडीयू के लोग थे वो खड़े थे, उन्हीं के ये में संबोधित करने गए थे ललन सिंह मुजफ्फरपुर में, जो उन्होंने क्या क्या बोल दिया था। उसके बाद जो विवाद उत्पन्न हुआ था कि अल्पसंख्यक समाज के लोग वोट नहीं देते हैं। और देवेश चंद्र ठाकुर भी
संसद बनने के बाद यादवों और मुसलमानों के बारे में क्या बोला था पब्लिक डोमेन में। तो ऐसा कुछ नहीं है कि देवेश चंद्र ठाकुर फतवा जारी कर देंगे और सारे लोग इनके कि चूंकि इन्होंने सीट खाली की है इसलिए इन्होंने जिसको भी उम्मीदवार बना दिया अब सब लोग इनके साथ खड़े हो जाएंगे। और आनंद मोहन अपने तरीके से इम्पोज करने की कोशिश करते हैं कि राजपूत समाज के एकमात्र नेता हम हैं, हम जिसको चाहेंगे उसी को वोट करेंगे। तो पहले तो अपने समाज में तो तय कर लेना होगा ना कि जो उनकी जाति का उम्मीदवार है क्या उनका समाज अपनी जाति को छोड़ करके आनंद मोहन की बात मान के वोट करेगा, या वो राकेश रोशन जिसके फादर का भी लोजपा के साथ उनका रहा है। ठीक है, वो गठबंधन में टिकट नहीं मिला, चिराग पासवान जी मदद करें न करें, लेकिन उनके पिताजी का भी रहा है और ये भी लोजपा में थे। जब टिकट नहीं मिला गठबंधन से तो वो निर्दलीय खड़े हो गए। इसलिए आनंद मोहन भर से चिराग पासवान की लड़ाई मुझे दिखती नहीं है। अब लड़ाई बनाई जाए वो एक अलग बात है। नहीं दिखती नहीं है वो बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन आनंद मोहन गाहे बगाहे वो किसी न किसी पे बरसते रहते हैं। अब देखिए जो ठाकुर का कुआं जो कहने का अभिप्राय था उसको लेकर के आनंद मोहन ने कितने तरह की बात की। दरअसल उसमें भी एक राजपूत समाज में मैसेज देना था कि देखो मैं सब कुछ बर्दाश्त कर सकता हूं लेकिन ठाकुर समाज का अपमान बर्दाश्त नहीं कर सकता हूं। और उसमें उन्होंने बहुत तरह की बात की कि कहां कहां से ठाकुरों को निकालोगे, रामायण से निकालोगे, महाभारत से निकालोगे, कहां कहां से निकालोगे, इस तरह की भी बात उन्होंने करने की कोशिश की। लेकिन बड़ा सवाल यह उठता है कि क्या आनंद मोहन ठाकुरों के इकलौते सबसे बड़े नेता हैं? क्या इस तरह की बात है क्या? क्योंकि अगर इस तरह की बात नहीं थी विनय जी, तो जिस तरीके से जेल मैनुअल में परिवर्तन करके इनको बाहर निकाला गया, कहीं ना कहीं नीतीश कुमार ठाकुरों को अपने पक्ष में तो लाना चाहते थे ना, एक मैसेज तो देना चाहते थे कि वो क्यों जेल मैनुअल में परिवर्तन कर रहे हैं, क्यों आनंद मोहन को बाहर निकालना चाहते हैं, जबकि यही आनंद मोहन कभी नीतीश कुमार के खिलाफ क्या कुछ नहीं बोले। तो सवाल तो राजपूतों का वोट है और सवाल राजपूत के सबसे बड़े नेता का है। क्या सबसे बड़े नेता के तौर पर आनंद मोहन उभरना चाहते हैं? बड़ा सवाल यह है। भले ही 3.28% वोट हो, लेकिन इस वोट पर सबसे मजबूत पकड़ किसकी है? आरके सिंह तो चुनाव हार गए, आप देख लीजिए, औरंगाबाद से भी चुनाव हार गए सुशील सिंह, जगतानंद सिंह आरजेडी में, उनके सुपुत्र चुनाव हार गए रामगढ़ से। अब सवाल यह उठता है कि आनंद मोहन का जिस तरह का नाम है और खास तौर पर पार्टी में भी तो वो अपना वर्चस्व दिखाना चाहेंगे ना कि वो अपने कहने से अपने समाज का वोट ट्रांसफर कराने की क्षमता रखते हैं। और इसलिए उनको राकेश रोशन खटक रहे हैं कि उन्हीं की बिरादरी का तिरहुत विधान परिषद क्षेत्र में खड़ा हो गया है जिसका वोट ज्यादा है। अगर वो वोट राकेश रोशन के तरफ चला जाएगा तो पार्टी में इनका कद कैसे ऊंचा होगा, ये तो सवाल उठता है विनय जी। नहीं देखिए, जहां तक आनंद मोहन का सवाल है तो आनंद मोहन राजपूतों के एक वर्ग में बड़ा लोकप्रिय है और आज भी उनकी लोकप्रियता है क्योंकि एक वर्ग उनको पसंद करता है। दरअसल क्या है कि ये कुछ समाज में लोग होते हैं जो रॉबिन हुड कैरेक्टर के लोगों को पसंद करते हैं। जैसे आप देखिए, आपके बाढ़ के जो पूर्व विधायक है अनंत सिंह, उनको छोटे भी, सरकार, अनंत सिंह को भी भूमिहार के एक वर्ग के लोग पसंद करते हैं। हर समाज में पप्पू यादव को ज्यादा समाज में के लोग पसंद करते हैं। तो इस तरह का जो रॉबिन हुड कैरेक्टर बनाए हुए नेता रहते हैं उनको निश्चित रूप से, और ये लोग अपने बयानों के लिए जाने जाते हैं। आप इन लोगों का अक्सर बयान देखिएगा तो सुर्खियां बटोरती हैं, मीडिया चैनल में स्थान प्राप्त करती हैं। तो मुझे लगता है कि आनंद मोहन भी बीच बीच में इस तरह की बात करते हैं जिससे कि मीडिया में उनकी प्रमुखता बनी रहे, उन पर चर्चा होते रहे। एक बार एक नेता ने बड़ा अच्छा मुझसे कहा, उन्होंने कहा कि भाई मेरे खिलाफ छापिए या पक्ष में छापिए लेकिन कुछ छापते रहिए। हमने पूछा कि क्यों आप ऐसा कह रहे हैं? तो जब तक छपेगा नहीं तब तक मेरा नाम कैसे होगा? आपको खिलाफ में छापना है तो खिलाफे में छापिए, लेकिन छापिए जरूर मेरा कुछ। तो बहुत समझदार नेता थे विनय जी,
ऐसे समझदार लोग आपको अक्सर मिलते रहते हैं। नहीं, दरअसल क्या है टकराते कि रहते हैं पा- लोगों से। नहीं नहीं पंकज जी, क्या है कि आज के जमाने में तो बहुत सा चैनल, मीडिया ग्रुप और बहुत सा, लेकिन जब हम लोग पत्रकारिता में आए थे 80-90 के दशक में, तो उस दौरान बहुत कम हुआ करता था। 4-5 अखबार पटना में होता था, आकाशवाणी दूरदर्शन होता था, न्यूज एजेंसी, इसके अलावा कोई विकल्प था नहीं लोगों के पास। तो उस दौरान तो बहुत कम लोगों को स्थान मिल पाता था। किसी को अगर अखबार में उस समय कोई चीज छप जाती थी तो लोग बहुत दिन तक रखते थे कि मेरा अखबार में छपा है। वो दौर, आज के दौर में क्या है कि आजकल दौर में तो सोशल मीडिया का दौर है। आप अपना वीडियो बनाइए, अपने फेसबुक पर डाल दीजिए, अपने यूट्यूब पर डाल दीजिए। तो आज का दौर बदल गया। उस समय और आज के दौर में आप कल्पना नहीं कर सकते हैं कि मीडिया में कितनी तरक्की हुई है और सूचना का तंत्र कितना विकसित हुआ है और सूचना का संप्रेषण भी कितना आसान हो गया। अगर पुराने लोगों से आप बात करेंगे और पुराने लोगों से चर्चा करेंगे, उस समय खबरें कैसे पहुंचाई जाती थी, खबरें कैसे आती थी, और कभी इस पर हम लोग चर्चा करेंगे एक बार, कितना बदलाव आया। तो मुझे लगता है कि आज के नेता ये जानते हैं, आनंद मोहन, कि हमको सुर्खी में बना रहना है, सुर्खियों में बना रहना है, और अपने समाज का एक वर्ग जो मुझे पसंद करता है, युवा वर्ग पसंद करता है, जो वर्ग चाहता है कि ये लड़ने भिड़ने वाला नेता है, तो उस वर्ग में अपनी पहचान बनाए रखें। और तब जात के नाम पर हमको अपनी पार्टी में भी महत्ता मिलेगी, दूसरे पार्टी में भी महत्ता मिलेगी, और तब हम सीटों का बार्गेनिंग कर सकते हैं। अब आगे आने वाले समय में असेंबली चुनाव है। अभी आनंद मोहन के एक बेटे विधायक है, हो सकता है चाहेंगे कि दूसरा बेटा भी विधायक बन जाए। तो ये अब चुनाव का जब समय नजदीक जैसे जैसे आ रहा है, वैसे वैसे नेताओं का बयान बढ़ता चला जाएगा। नहीं, नेताओं का बयान बढ़ता जा रहा है, पर एक सवाल इससे उठ खड़ा हुआ है ना कि एनडीए में इंपॉर्टेंट कौन है। अगर आप इंपॉर्टेंस के हिसाब से देखें तो आनंद मोहन जिनसे पंगा ले रहे हैं वो तो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या आप इस बात से असहमत हैं? क्योंकि वो दलित नेता भी, युवा नेता भी है, उनकी लोकप्रियता भी है, अपनी पार्टी के सबसे बड़े नेता है। रामविलास पासवान के विरासत को उन्होंने संभाल लिया। और दूसरी सबसे अहम बात है कि आजकल उन्होंने जिस तरीके से नीतीश कुमार के साथ नजदीकियां बढ़ाना शुरू कर दिया है, अब जेडीयू को भी चिराग की ज्यादा जरूरत है। ये तो साफ दिखाई पड़ता है। बीजेपी भी इनको केंद्र में मंत्री बनाए हुए हैं, रवि रंजन जी। तो क्या आपको लगता है कि आनंद मोहन इनसे भिड़ करके एनडीए में, मुझे लगता है कि वो गलत लोग से ज्यादा ताकतवर नेता से भिड़ रहा है और इससे उनका फायदा कम, नुकसान ज्यादा हो जाएगा और एनडीए का भी नुकसान होगा? पंकज जी, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। आनंद मोहन आखिरकार अपनी क्षति वो करेंगे। नीतीश कुमार ने स्पष्ट कर दिया है कि उनको जरूरत चिराग पासवान की है। चिराग पासवान के दफ्तर में पहुंचकर और उन्होंने कहा, जीतन राम मांझी की वो बहू गई, उनके बेटे गए, ये सब लोग गए और इन लोगों ने स्पष्ट कर दिया। इसमें और दिलचस्प बात आपको एक और मैं इसमें जोड़ देता हूं बातचीत में। अभी एक सप्ताह पहले ही देखिए, तिरहुत की लड़ाई पुरानी अदावतों की लड़ाई हो गई है। देवेश चंद्र ठाकुर से पुरानी अदावत रामेश्वर महतो की, जो जदयू में थे और वो उपेंद्र कुशवाहा के करीबी रहे हैं। वो सीतामढ़ी से चुनाव लड़ना चाहते थे लोकसभा का, लेकिन वो नहीं लड़ पाए तो उनको टिकट नहीं मिला। देवेश चंद्र ठाकुर से अपना बदला चुकाने के लिए उन्होंने जदयू से इस्तीफा दिया, भी पिछले हफ्ते दिया, इस्तीफा दिया और वो मुजफ्फरपुर पहुंच गए। अब उन्होंने खुल के ये बात नहीं कही कि वो राकेश रोशन को सहयोग करने जा रहे हैं, लेकिन उन्होंने इशारों में ये बात कर दी कि राकेश रोशन के पक्ष में वो वोट मांग रहे हैं। तो सीतामढ़ी के इस इलाके में एक सांसद का प्रत्याशी जो उपेंद्र कुशवाहा का करीबी है, वो राकेश रोशन के पक्ष में वोट मांग रहा है। तो आप आनंद मोहन को देखिए, किसी राजपूत को वोट मत दीजिए वो कहने जाएंगे, उधर एक वैश्य नेता पहुंच रहा है कि राजपूत को वोट दीजिए, और वो वैश्य लीडर जो हैं, ये जो राजद के हैं गोपी किशन, अगर उनका सेकंड जो वोट जो है वो भी इनको मिल जाता है तो निश्चित है कि अभिषेक झा की मुश्किल बढ़ेगी। देवेश चंद्र ठाकुर से अपनी अदावत उसको अपनी चुकाने के लिए
रामेश्वर महतो जो है मुजफ्फरपुर में इस समय सक्रिय है। तो आनंद मोहन आखिर वो लड़ाई उनको शिवहर से चुनाव लड़ना है कि नहीं, उनकी पत्नी को या उनके बेटे को? ये रामेश्वर महतो वहां का दावर नेता है शिवहर में, और वह सीतामढ़ी से वो इलेक्शन लड़ने वाले थे जो अभी जदयू छोड़ के, और उन्होंने इनको राकेश रोशन हाँ, को बड़े सहयोग करने की पूंजीपति बात भी हैं, बड़े पैसे वाले भी हैं, बड़े जी। बिजनेसमैन भी हैं हाँ, रामेश्वर अच्छा, मैं महतो। ये कह रहा हाँ, था कि ये एमएलसी का चुनाव जो है, इसमें ज्यादातर तो प्रबंधन की बात है, जो मैनेजमेंट जिसका बढ़िया रहा और जिसके पास धन बल जितना अच्छा रहा, क्योंकि वोटर्स सीमित हैं, और जिन्होंने प्रबंधन कर लिया तो धन बल के माने बैकअप आप देखिए, चिराग पासवान का कहा जा रहा है ना कि राकेश रोशन को बैकअप है, तो रामेश्वर महतो भी उनको बैक कर रहे हैं, और ये धन बल भी उनके साथ और मैनेजमेंट भी है। तो इस बार देवेश चंद्र ठाकुर की मुश्किल बढ़ने वाली है, और वो मुश्किल आनंद मोहन बढ़ा रहे हैं। तो आनंद मोहन अगर ये बढ़ा दिए तो वो तो ये चाह रहे थे कि नीतीश कुमार की नजर में आ जाए कि हम बहुत बड़ा काम कर रहे हैं, राजपूत हमारे साथ हैं और नीतीश कुमार को हेल्प कर रहे हैं। उनको तो अपनी पत्नी को केंद्र में मंत्री बनाना था, वो नहीं बन पाए, नीतीश कुमार के करीब पहुंच के कुछ अपना काम करवा लें, ये वो चाह रहे हैं। लेकिन आखिरकार वो अपना ही अहित करेंगे और इससे कुछ उनको फायदा होने वाला नहीं। नहीं, ये भी तो चाह रहे हैं कि अपने दूसरे बेटे को भी वो टिकट दिला दें, आलोक वत्स हाँ की। हाँ, बिल्कुल। हाँ, ये बिल्कुल, ये भी बिल्कुल। तो उनकी इच्छा है, अपने परिवार से दूसरे बेटे को भी वो विधानसभा भेजना चाहते हैं, और इस चुनाव में वो अपने दूसरे बेटे के लिए भी टिकट मांगेंगे, क्योंकि चेतन आनंद का तो ठीक है, आरजेडी में रहते हुए उन्होंने सरकार बचाया, और सरकार बचाया तो निश्चित तौर पर चेतन आनंद कहते हैं कि भाई हमने तो एनडीए की सरकार बचाई, और ये हमारा एनडीए के लिए कंट्रीब्यूशन है, इसलिए एनडीए को कोई कमजोर करेगा तो हम तो सवाल पूछेंगे ही। तो ये बात चेतन आनंद ने कहते हुए मीडिया के सामने चिराग पासवान को सवालों के घेरे में लिया। पर सवाल ये उठता है कि ये सारी कवायद वहीं पर आकर के टिक जाएगी, अगर लड़ाई पर्सनल हो जाएगी तो एनडीए के लिए तो चिराग कहीं ज्यादा इंपॉर्टेंट, वोटों के लिहाज से भी, अपनी पहुंच से भी, और जिस तरीके से पिछले कुछ सालों में चिराग बड़े नेता के तौर पर उभरे हैं बिहार में, और उनका स्ट्राइक रेट भी दिखता है। तो आपको नहीं लगता आलोक वत्स जी कि आनंद मोहन अपने मंसूबे में कामयाब नहीं हो पाएंगे? अनम्यूट करिए, आवाज नहीं आ रही है आपकी। आवाज आ रही है? हाँ, अब आ रही है, अब आ रही। देखिए, राजनीति में ये बहुत मायने रखता है कि पब्लिक में आपका परसेप्शन क्या है। आज की डेट में चिराग पासवान का परसेप्शन बहुत हाई है, बहुत से लोग उनको फ्यूचर मुख्यमंत्री के रूप में भी देख रहे हैं, और बड़ी आसानी से उसने, इस लड़के ने रामविलास पासवान की विरासत को 100% अपने पाले में कर दिया है। तो आज की डेट में वोट के परसेंटेज के हिसाब से, पब्लिक परसेप्शन के हिसाब से, ही इज फार अहेड ऑफ आनंद मोहन। बहुत से लोग आनंद मोहन को लाइक नहीं करते हैं, बहुत कारण है उसके, उस विश्लेषण में मैं नहीं जाना चाहता हूं। और जो विनय जी कह रहे थे कि उनका रॉबिन हुड इमेज है, सही बात है। जिस दशक में वो आए थे, घोड़ा उड़ा पर जिस तरीके का वो बंदूक उंदूक तान के फोटो उटो दिखाते थे, वो रॉबिन हुड वाला ही इमेज था। लेकिन विनय भाई से मैं आदर के साथ कहना चाहूंगा कि शेर भी बूढ़ा होने लगता है कुछ दिन के बाद, उसकी वो अहमियत नहीं रह जाती है जो उसके जवानी के दिनों में है। आज की डेट में जिस तरीके का आंधी तूफान वो शिवहर पहुंच के पैदा कर देते थे, मैं भी वहीं का रहने वाला हूं, बगल का ही मेरा डिस्ट्रिक्ट है, उस तरीके का इमेज उनका वहां अब है नहीं। और अभी के समय में राकेश रोशन का जो गुलबंदी जिस तरीके से हो रही है, गौतम जी के बारे में पूछ रहे थे डॉक्टर विनय, कोई बहुत बड़ा, मुजफ्फरपुर से भी हमारे ताल्लुकात है, मेरा घर मुजफ्फरपुर में भी है, मेरी माँ पिताजी वहीं रहते थे। इनका कोई बहुत ज्यादा पॉलिटिकल वहां पर ऐसा नहीं है कि जिससे कुछ हलचल मच सके।
तो अभी के टाइम में, अभी के रेस में इट इज राकेश रोशन वर्सेस अभिषेक झा। अब अंतो कतवा किस तरीके की गोलबंदी होती है मैनेजमेंट में, अगर आप मेरे से पूछेंगे तो देवेश चंद्र ठाकुर फार अहेड ऑफ ऑल दीज पीपल। इन सबों से वो बहुत आगे है मैनेजमेंट में। उन्होंने 4 बार वहां, संभवतः 4 बार या 3 बार वहां चुनाव जीता है एमएलसी का। तो वो प्रबंधन की दृष्टिकोण से उनको सब कुछ मालूम है, और किन चीजों पर चुनाव होता है ये शायद यहाँ बैठे हुए सारे लोग अवगत हैं। मैं उसको बहुत प्रदर्शित करके नहीं बोलना चाहता हूं। तो उस मामले में रामेश्वर महतो वगैरह के आने से राकेश रोशन की स्थिति भी कमजोर नहीं है, लेकिन प्रबंधन के मामले में अभी भी देवेश चंद्र ठाकुर का लंबा इतिहास ये इस बात को पुख्ता करता है कि उनके हाथ, उनको जो मैनेजमेंट आती है वो इनमें से भी किसी को समझना पड़ेगा। इस स्थिति को समझना पड़ेगा। आप ये बात कह रहे हैं, पर एक सवाल उठता है ना कि वोट ट्रांसफर कराने की क्षमता किसकी सबसे ज्यादा है। सवाल ये उठता है, और इसमें भी चिराग पासवान कहीं आगे, क्योंकि चिराग बड़े नेता है, अपनी जाति का वोट वो ट्रांसफर कराने की क्षमता रखते हैं, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता। और वो क्षमता कभी आनंद मोहन की होगी, पर अब तो नहीं है, क्योंकि अब आनंद मोहन उतने बड़े नेता हैं नहीं। अगर देखा जाए अपने समाज के, उनके समाज में ही कई बड़े नेता हैं, कई बड़े, उनके इलाके से ही नीरज बबलू हैं जो कि मंत्री भी हैं। आप देख लीजिए, आरके सिंह इस बार जीते नहीं, वो भी केंद्र में मंत्री थे। सुशील सिंह कई बार से जीतते रहे। तो विनय जी, आपको नहीं लगता कि एनडीए में जिस तरीके से आनंद मोहन मुंह खोल रहे हैं चिराग पासवान के खिलाफ में, वो बिल्कुल अलग थलग पड़ गए हैं? पीछे से कोई भले ही समर्थन दे रहा हो, लेकिन साथ में कोई समर्थन देता हुआ तो दिखाई नहीं पड़ रहा। अनम्यूट करिए, अनम्यूट करिए। देखिए, मामला ये है कि जो आगामी चुनाव है, इस चुनाव को ध्यान में रख के सभी लोग कुछ न कुछ सोच रहे हैं, क्योंकि आगामी जो चुनाव होने वाला है, अगले वर्ष चुनाव होने वाला, वो महत्वपूर्ण चुनाव है। इसलिए एनडीए के तमाम नेता चाह रहे हैं एकजुट हो। और जो हम लोग एमएलसी चुनाव की बात कर रहे हैं, उसमें जो उम्मीदवार जो है वो विनायक गौतम भी बड़ा महत्वपूर्ण उम्मीदवार है। उनकी उम्मीदवारी को आप हल्के में नहीं ले सकते। विनायक गौतम जो है वहां के जो चर्चित चिकित्सक रहे और एमएलसी थे, रामकुमार सिंह उनके पुत्र हैं, और विनायक गौतम की बहन भी प्रिंसिपल है। तो ये चुनाव पहले भी लड़ चुके हैं, तो इनकी उम्मीदवारी को आप हल्के में मत लीजिए। ये भी बहुत कड़ी चुनौती वहां पेश करेंगे। और ठीक है, मैनेजमेंट में अभिषेक झा के मैनेजमेंट में है सांसद शिवहर के, सीतामढ़ी के, और शिवहर के सांसद भी लवली आनंद भी उनके साथ है। लेकिन जो वोटों का समीकरण है, उस समीकरण में इस बार बड़ा लगता है कि वहां मुकाबला बड़ा कांटे का होगा। और ये स्नातक कंस्टिट्यूएंसी है, इसके जो वोटर होते हैं सारे ग्रेजुएट होते हैं, आम वोटर नहीं होते। तो ये वोट को आप बहुत ट्रांसफर कराने की क्षमता नहीं, क्योंकि तमाम लोग ग्रेजुएट किए हुए पढ़े लिखे लोग, तो अपने विवेक से भी वोटिंग करते हैं। तो मुझे लगता है कि इस बार का चुनाव बड़ा वहां का दिलचस्प होगा। अगर आप देखिएगा तो एनडीए के ही घटक दलों में सेंध लग रही है, और जो आरजेडी का, मैं वही तो पूछ रहा हूं कि एनडीए के घटक दल में ही सेंध लग रहा है। और सबसे बड़ी बात, जहां पे प्रतिष्ठा देवेश चंद्र ठाकुर की दांव पर हो, जहां पर प्रतिष्ठा आनंद मोहन और लवली आनंद की प्रतिष्ठा दांव पर हो, तो सवाल तो उठेगा ना कि भाई अभिषेक झा अगर कमजोर पड़ जाते हैं, और जिस तरीके से एनडीए में सेंधमारी हो रही है, आपस में विवाद है, तो निश्चित तौर पर यह सिग्नल तो ठीक नहीं है। आलोक बख्श जी, पंकज जी एक चीज, जैसे जन सुराज जिन मुद्दों को लेकर जिन मुद्दों को लेकर बिहार में आया है, और जिस तरह से रिफॉर्म की बात कर रहा है, जिस तरह से
स्वास्थ्य की बात कर रहा है, जिस तरह से शिक्षा की बात कर रहा है, वैसे में जो इनका उम्मीदवार है डॉक्टर विनायक गौतम कई मामलों में फिट बैठ रहा है। चलिए ठीक तो है, इसलिए ठीक जो है। एनडीए बनाम महागठबंधन के बीच ही विनायक गौतम का ठीक तीसरा ठीक, कौन बन रहा है? बिल्कुल बिल्कुल, पॉइंट टेकन। आप क्या कहना चाह रहे हैं आलोक जी? विनायक गौतम के जो वोटर हैं वो एनडीए के वोटर हैं, जो मेन कास्ट है वो इनके पीछे रैली करेगा कि नहीं, इसमें बहुत बड़ा संशय है। जबकि वो चीज राकेश रोशन के साथ नहीं है, उसके चलिए, पीछे ये रैली कर जाए। ये बड़ी बात, लेकिन ये चुनाव तो मैनेजमेंट का भी होता ना डॉक्टर संजय। नहीं, जो आप मेंटली आप एनडीए के वोटर हैं और आप एनडीए के साथ रहना चाहते हैं व्यवस्था से ही सही, तो वो आप अपने जात के साथ नहीं खड़ा होंगे। डॉक्टर ये वहां संजय, देखने को मिल। देखिए, इसमें जाति से ज्यादा महत्व रखता है कि किस उम्मीदवार ने कितना वोट बनाया है। अब मान लिया जाए कि आप वहां हैं और आप वोटर ही नहीं हैं, तो क्या कर लीजिएगा। अब कल ही मैं अखबार में देख रहा था कि तिरहुत स्नातक में जो 400 वोटर हैं, सबके पिता का नाम मुन्ना कुमार है। वो हिंदू है, मुसलमान है, सिख है, ईसाई है, सबके पिता का नाम मुन्ना कुमार है। अब भाई ये गजब का है। तो अब उस मैनेजमेंट का क्या कहा जाए कि इसमें क्या खेल कर देंगे लोग। लेकिन इसमें हर उम्मीदवार वोटर बनाते हैं, और मैं सहमत हूं कि विनायक गौतम, डॉक्टर विनायक गौतम जो रेडियोलॉजिस्ट हैं, उन्होंने कहा कि मैं नौकरी छोड़ करके आया हूं, तो मैं आपके बीच में काम करने आया हूं। मेरे परिवार ने तिरहुत स्नातक क्षेत्र में 9 इंस्टीट्यूशन दिया है। तो विनायक गौतम, ठीक है, वो लोग कैलकुलेटिव होते हैं, लेकिन इस सच्चाई को भी तो मानना होगा कि जो ग्रेजुएट वोटर होते हैं वो कोई लहर पर सवार होकर वोट नहीं करते हैं। हाँ, मैनेजमेंट का तो चुनाव है ही, इससे कौन इनकार कर सकता है। लेकिन विनायक गौतम भी आर्थिक रूप से कोई कमजोर उम्मीदवार नहीं है। जो जनसुराज है, उसके मैनेजमेंट के मामले में भी कहा जाएगा कि मैनेजमेंट, जनसुराज का मैनेजमेंट ही तो है कि भाई वो कहते हैं कि हम तमिलनाडु भी जिता देते हैं, बंगाल भी जिता देते हैं, हम जिता देते हैं वहां भी, और इनका एक उम्मीदवार तो स्नातक में जीता है। तो अगर मैनेजमेंट का चुनाव है तो मैनेजमेंट जनसुराज भी तो करेगी। तो जनसुराज को भी हम ले रहे हैं, लेकिन हाँ, इस सच्चाई को कि राकेश रोशन, आनंद मोहन जी चाहे जितना बोल लें, उनके वोटर जहां वोट करते हैं उसमें राकेश रोशन को कोई ज्यादा करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो ये रवि रंजन जी ये बताइए। हाँ पंकज जी, एक लास्ट सेंटेंस। हाँ, एक चीज जान लीजिए, अभी जन स्वराज की बात कर रहे हैं, मुजफ्फरपुर में जो जन स्वराज के अंदर जो लोग गए हैं, जो उनके मतलब मेंबर बने हैं, उसमें 80% मुजफ्फरपुर और सीतामढ़ी का, जिसको बिहारी शब्द में लफुआ कहते हैं, वो लफुआ सब है। 10 से 20% उसमें सही आदमी है। चलिए ठीक मतलब है, जितना लफुआ जन स्वराज मुझे लगता है कि ये शब्द से बचना चाहिए। हो सकता है नया विकल्प लोग देख रहे होंगे, चीजों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। हाँ, नहीं करना चाहिए। मैं रवि रंजन जी आपसे ये सवाल कर रहा हूं कि आप लड़ाई किस किस के बीच में देख रहे हैं मुख्य तौर पर? देखिए, प्रत्याशी तो 4 हैं, माने वहां पर गोपी किशन राजद के हैं और विनायक गौतम जनसुराज के हैं, लेकिन लड़ाई मुख्य रूप से अभिषेक झा और राकेश रोशन के बीच में है। तो आप गोपी किशन को लड़ाई में नहीं देख रहे हैं? नहीं, वो आरजेडी के प्रत्याशी हैं और गोपी किशन कहीं से भी कहीं वो लड़ाई में नहीं दिख रहे हैं। उनका कोई आधार वहां पर नहीं दिख रहा है। जब से ये इन्होंने पार्टी से इस्तीफा देके लोजपा से और इसमें उतर गए हैं मैदान में राकेश रोशन में लड़ाई में है, और लड़ाई में है नहीं, वो मैंने कह सकते हैं वो ज्यादा महत्वपूर्ण प्रत्याशी के तौर पर लोगों के सामने है। अभिषेक झा का तो जब से उन्होंने नॉमिनेशन किया तो हाजीपुर में उनका विरोध हुआ और जदयू के लोगों ने विरोध किया। पार्टी के भीतर ही उनका भारी विरोध हुआ था जब वो नॉमिनेशन से पहले जो पहली सभा हाजीपुर में करने गए थे, तो उनका पार्टी के भीतर ही विरोध है। और जिस तरह से ये राकेश रोशन के पक्ष में लोग गोलबंदी हो रही है, तो ये लड़ाई अभिषेक झा और राकेश रोशन के बीच में है। निश्चित है कि प्रबंधन में देवेश चंद्र ठाकुर जैसा प्रबंधन किसी का नहीं है, ये उनके साथ प्लस पॉइंट है, लेकिन मतदाता राकेश रोशन के साथ हैं, ऐसा लगता है। विनय जी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? जी
नहीं, मेरे समझ से वहां चतुष्कोणीय लड़ाई है और चारों उम्मीदवार लड़ाई में है। इसलिए आप देखिएगा कि बड़ा चुनाव वहां का दिलचस्प रहेगा और बड़ा नजदीकी मामला होगा। रिजल्ट ठीक है, मैनेजमेंट की बात है, लेकिन जो विनायक गौतम है ये पहले भी निर्दलीय चुनाव लड़ चुके हैं उस क्षेत्र से, तो इसलिए उनको भी मालूम है कि कहाँ कैसे कमजोरी रही हमारी, कैसे हम हारे, ये जानते हैं उन चीजों को। और उनके पिताजी एमएलसी रह चुके हैं उस क्षेत्र से, तो मुझे लगता है कि वहां चतुष्कोणीय लड़ाई है। महागठबंधन के उम्मीदवार भी को आप आरजेडी के उम्मीदवार को भी कमजोर मत आकिए, उनका भी अपना वोट बैंक है। हाँ, ज्यादा वोट कटेगा तो हो सकता है आरजेडी के उम्मीदवार को भी लाभ मिल जाए। डॉक्टर संजय, नहीं, देखिए, वो जो आरजेडी के उम्मीदवार हैं उनके लिए भी आरजेडी के लोगों को टास्क दिया गया है और उन्होंने भी वोट बनाया है। क्योंकि स्नातक का चुनाव तो हमने बहुत करीब से लड़वाया है, लड़ते हुए देखा है लोगों को, तो मेन खेल होता है वही कि कितने वोटर आपने बनाया और बाद में जो लिस्ट आता है उसमें कितने वोटर हैं। तो वो जो आरजेडी भी वोट बनाने में पीछे नहीं है और वैश्य समाज के सारे लोगों को, अब रितु जायसवाल लड़ी थी शिवहर से ही ना, सीतामढ़ी और शिवहर वैश्य डोमिनेटेड इलाका है, इसलिए हम उसको बिल्कुल सिरे से किनारे कर दे रहे हैं कि आरजेडी बिल्कुल फिसड्डी हो गई। आप यादव मतदाताओं को नहीं देख रहे हैं, आप मुस्लिम मतदाताओं को नहीं देख रहे हैं, क्या वो ग्रेजुएट मतदाता नहीं है? सबको टास्क दे दिया। एक मधु मंजरी, कल ही हमारी सुबह में बात हुई तो कही कि सर हमको तो सीतामढ़ी की जिम्मेवारी दी गई है, 5 को चुनाव है इसलिए हम अभी सीतामढ़ी में हैं। तो सारे नेताओं को, आरजेडी के नेताओं को भी टास्क दिया गया है कि आपके वोटर इधर उधर नहीं जाए, वो सीधे जो आपके उम्मीदवार हैं उन्हीं को वोट करें। तो विनय जी की बात से मैं सहमत हूं कि चतुष्कोणीय संघर्ष है वहां, हम इसको नहीं कर सकते बिल्कुल आलोक जी देखिए, विनय जी के बात से मैं भी सहमत हूँ। ऐसा नहीं हो पंकज जी कि तीनों की लड़ाई में आरजेडी बीच में निकल जाए, क्योंकि आरजेडी का वोट बैंक पर किसी का सेंधमारी नहीं हो रहा है और सारे वोट पर लोगों का सेंधमारी हो रहा है। अरे तो आनंद मोहन और देवेश चंद्र ठाकुर की प्रतिष्ठा का क्या होगा? वो भी तो दांव पर लगा हुआ है। अब अगर प्रतिष्ठा धूमिल में मिलने वाली होगी तो हम और आप थोड़ी रोक सकते हैं, लेकिन इनका कहना सही है कि आप देख लीजिए, ये तीनों जो उम्मीदवार है वो एनडीए के वोट पर ही दावा कर रहा है, वही वोट काटेगा। आरजेडी का वोट इसमें से कोई नहीं काट रहा है। चलिए ठीक है, बहरहाल डॉक्टर विनय ने सीतामढ़ी और हेवीली डोमिनेटेड बाय 22 का भी वोट तो एनडीए का वोट माना जाता है, तो आरजेडी ने टेक्निकली 22 उम्मीदवार खड़ा किया है। ये 22 का भी पड़ना भारी हो सकता है वहाँ। बिल्कुल ठीक है। ये जो बैच है ना सीतामढ़ी और शिवहर के, ये दूसरे स्टेटा के बैच हैं, ये मेंटली राजद के। चलिए ठीक है, फाइन। सवाल यही है कि आनंद मोहन की प्रतिष्ठा दांव पर है और आनंद मोहन को यह लग रहा है कि चिराग पासवान ने जिस प्रत्याशी को उतारा है वो राजपूत समाज से है। अगर आनंद मोहन और उनके साथ देवेश चंद्र ठाकुर अभिषेक झा को जिता नहीं पाएंगे तो निश्चित तौर पर एक गंभीर सवाल तो उठेगा और मुझे लगता है आनंद मोहन इस वजह से भी बिफरे हुए हैं। बहरहाल परिणाम जो भी आता हो, लेकिन आनंद मोहन बनाम चिराग पासवान की लड़ाई थमती हुई फिलहाल दिखाई नहीं पड़ रही है। विनय जी आपका, आलोक वत्स जी, रविरंजन जी और डॉक्टर संजय कुमार इस प्रोग्राम में शिरकत करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और शुक्रिया। तो बिहार की बात में इतना ही। ताज़ा तरीन खबरों के लिए आप लगातार देखते रहिए TV9। धन्यवाद, नमस्कार।